जब से भाई की शादी हुई थी, भाभी रोज रात 10 बजे मुझे मैसेज करती कि जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगी। मैं भाभी के कमरे में जाती तो भाई कमरे के बाहर बैठे रो रहे होते। मैं भाई से रोने की वजह पूछती तो भाई मुझे कुछ ना बताते, और फिर जब मैं भाभी के पास जाती तो वो कहती, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना वरना मैं मर जाऊंगी। मैं भाभी के साथ बैठ जाती। कुछ देर बाद अब्बा कमरे में आते और मुझे कमरे से निकाल देते कि तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तभी भाभी रोने लग जाती। अब्बा के कहने पर मैं अपने कमरे में आ जाती, मगर घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात भाभी के कमरे से चीखों की आवाजें आई तो मैं दौड़कर गई, मगर ये देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई कि भाभी तो मेरा नाम सोबिया है। मेरी भाभी बहुत ही हसीन थी और आज मेरे भाई की शादी का दिन था। मैं भाभी को उनके कमरे में छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरे साथ बाकी लड़कियां भी थी। मैंने देखा आंखों आंखों में भाभी मुझे इशारा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। वो कहने लगी, बाकी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दो, मगर तुम यहीं रहो। मैं हैरान थी। अमूमन दुल्हन तो अपनी नंदों से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन भाभी पहली रात ही मुझसे कोई राज कहना चाहती थी। मैंने बाकी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया। भाभी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही हैं। मेरी बात सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ। मैं तो और ज्यादा परेशान हो गई। भाभी का हाथ पकड़कर पूछा तो वो मजीद रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। भाभी, आप क्यों मरेंगी, मेरा भाई आपके साथ है, आप लोगों का निकाह हुआ है, इसमें रोने वाली क्या बात है। मेरी बात सुनकर भाभी ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है, मगर जब मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने पांव पकड़ लिए और बोली, मैं रुस्वा और जलील हो जाऊंगी। क्यों रुस्वा होंगी आप, मेरा भाई बहुत प्यार करने वाला इंसान है। मेरी बात सुनने के बावजूद भी भाभी की रोने में कोई कमी नहीं आई थी। तभी अचानक से मेरे अब्बा कमरे में दाखिल हुए थे। मैंने नजर उठाकर देखा तो चौंक गई थी। अब्बा बहुत गुस्से में लग रहे थे। भाभी ने एक नजर अब्बा को देखा और फिर यूं नजरें झुका ली जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हों। अब्बा ने नफरत से भाभी की तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर बोले, चलो बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है। अब्बा ने गुस्से से भाभी की तरफ देखा था। नहीं अब्बा, भाभी तो बस अकेले में घबरा रही थी, इसलिए मुझे कहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं। मैंने सोचा कि मैं भाभी के कमरे में ही रुक जाऊं। अब्बा ने मुझे कहा, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं बाहर आई तो अब्बा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले और कहने लगे, ये लो बेटी, अब तुम जाओ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने कहा, अब्बा, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं। इसलिए बेटी, ताकि तुम मेरी बात मान लो। अब्बा ने मुझसे कहा तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई। कौन सी बात अब्बा, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। मेरी बात पर अब्बा गहरी नजर से मुझे देखकर बोले, बेटा, आइंदा तुम्हारी भाभी तुम्हें जो मर्जी कहे या तुम्हारी मिन्नत करे कि तुम उसके पास रुक जाओ, मगर तुम उसकी कोई बात ना मानना, और तुम भाभी के कमरे में उस वक्त नहीं आओगी। तुम्हें क्या जरूरत है अम्मा बनकर उसके सारे मसले देखने की। मैं सोच रही थी कि अब्बा मेरे साथ ही वापस आएंगे, लेकिन अजीब बात थी, अब्बा मेरे साथ कमरे में वापस आने की बजाय वहीं पर खड़े रह गए। मुझसे सब्र ना हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये जानकर हैरत हुई थी कि अब्बा तो भाभी के कमरे में जा रहे थे। अजीब बात है, मुझे वहां से निकाल कर खुद ही कमरे में जा रहे हैं। ये क्या बात हुई। मैं गुस्से में अम्मी के कमरे में आ गई। मैंने उन्हें कहा कि अब्बा ने मुझे पैसे देकर भाभी के कमरे से निकाला है और खुद उनके कमरे में चले गए हैं। ये देखकर अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा हैं, उस लड़के के ससुर हैं, अगर चले गए हैं तो इसमें ज्यादा हैरानगी की बात नहीं है। अब्बा के चेहरे पर परेशानी तो थी, पर अम्मा ने मुझे तो ये कह दिया था कि तुम छोटी हो, इन मामलात में ना उलझो।
लेकिन मेरे दिल में एक बात थी जो कि वहीं की वहीं रह गई। रात को मुझे नींद ना आई तो मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी कि भाई रात के इस पहर अपने कमरे में होने की बजाय बाहर लॉन में बैठे रो रहे थे। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। इस वक्त तो उसे अपनी बीवी के पास होना चाहिए। भाई यहाँ क्या कर रहा है? यानी वो अपनी बीवी से खुश नहीं है। ये सोचते ही मैं आगे बढ़ी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भाई को पुकारा, क्या बात है भाई, तुम लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा। तुम भी अब्बा की चमची हो, चली जाओ यहाँ से। भाई गुस्से से बोल रहा था। क्यों जाऊं भाई, मुझसे अपना मसला शेयर करो। भाई कहने लगा, जल्दी जाओ, जाकर माचिस लेकर आओ। भाई की ये बात सुनकर मैं किचन में भागी, माचिस लेकर आई। मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब भाई ने अब्बा का दिया हुआ तोहफा अपने सामने रखा और आग जलाकर उस पर रखने लगा। भाई क्या बात है, तुम अब्बा का दिया हुआ तोहफा क्यों जला रही हो? मैं हैरान होकर बोली। मैं लगी हुई आग को बुझाने लगी जिसे भाई जलाने की कोशिश कर रहा था। अब्बा ने तुम्हें शादी के तोहफे के तौर पर इतना प्यारा कुर्ता दिया है, तुम इसे क्यों जला रहे हो? ये बात मुझे समझ नहीं आई। तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। भाई का गुस्सा देखकर मैं सहम गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। सुबह 5 बजे मेरी आंख दोबारा खुल गई। मैं उठकर बाहर गई तो देखा अब्बा जाग रहे थे। अब्बा के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मैं किचन में जा रहा हूँ। अब्बा मुझे देखते ही बोले, मैं अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। भाई असल बेटियां तो बहुएं होती हैं, अपनी बेटियां तो पराया धन होती हैं। अब्बा ये कहकर किचन में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे आई। देखा तो अब्बा वाकई में ही नाश्ता बना रहे थे। अब्बा, आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मैंने पूछा तो अब्बा ने बड़ी ही गहरी नजर से देखकर मुझे जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे बेटे की बीवी है। मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? सासें तो वैसे भी जहर उगलती हैं और तुम्हारी माँ का कोई भरोसा नहीं कि वो अपनी नई बहू के साथ कैसा सलूक करे। अब्बा ऑमलेट बनाने लगे, तभी अम्मा भी उठकर आ गई थी। अम्मा का चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। कोई बात नहीं बेगम, ऐसा हो जाता है अक्सर। अब्बा ने जब देखा कि मैं भी किचन में खड़ी हूँ तो मुझे वहां से बाहर जाने का कहा। 2 दिन से घर में अजीबो गरीब काम हो रहे थे। मुझे किसी के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि भैया और भाभी अपने कमरे से निकलते दिखाई दिए। भाभी ने सफेद रंग का जोड़ा पहन रखा था, कोई बनाव सिंगार भी नहीं किया हुआ था। मैं उन्हें देखकर चौंक गई थी। अमूमन एक दिन की दुल्हन बहुत सजी संवरी होती है, बल्कि वो दुल्हन की तरह ही लगती है। लेकिन भाभी का तो चेहरा ही उतरा हुआ था और भाई का मुंह अलग लटका हुआ था। वो दोनों किचन की तरफ जा रहे थे। उन्हें निकलता देखकर मैं भी उनके साथ हो ली। मैं भी नाश्ते की मेज पर आकर बैठी तो अब्बा मुझे घूर कर देखने लगे। तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अपनी भाभी के साथ नहीं बैठना। मैंने तुम्हें रात को पैसे भी दिए थे, यही बात कही थी कि इस मामले से दूर रहना। लेकिन बेटा, तुम पर मेरी बात का असर क्यों नहीं होता? ये बात अच्छी तरह अपने जहन में डाल दो। अब्बा की बात सुनकर भाई ने नागवारी से अब्बा की तरफ देखा था। अब्बा, ये मेरी भाभी हैं और भाभियां बहनों की तरह होती हैं। मैं अपनी बहन के साथ बैठूंगी, मैंने चीख कर कहा तो अब्बा कुछ नहीं बोले। मैंने भी वहीं बैठकर नाश्ता किया। अजीब सी खामोशी थी जो मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक सुनकर भाई ने बाहर की तरफ देखा तो भाभी का भी खून खुश्क हो गया। इस वक्त कौन आ गया है? भाई के पीछे पीछे भाभी भी बाहर चली गई थी, जबकि अब्बा भी उनके साथ ही चले गए। मैंने अम्मा से कहा कि हम भी चलकर देखते हैं। अम्मा बोली कि खबरदार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इसी चीज के पैसे दिए थे कि तुम इस मामले से दूर रहो, फिर तुम्हें क्या जरूरत है उनके पीछे जाने की? चुप करके यहीं बैठी रहो। 5 मिनट गुजर चुके थे, न जाने दरवाजे पर कौन था। काफी देर हो गई थी और भाई वापस नाश्ते की मेज पर नहीं आए थे। तभी मुझे भाभी की एक चीख सुनाई दी। मैं वहां से बाहर जाने लगी
कि तभी अब्बा वापस हमारे कमरे तक आए और बाहर से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब्बा ने दरवाजा नहीं खोला। यहाँ तक कि काफी देर गुजर गई। मुझे भाभी की दर्दनाक चीखों की आवाज अपने कानों में पड़ती सुनाई दी थी। अब्बा आखिर बाहर क्या कर रहे हैं? माँ, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? मैंने माँ को झिझोड़ते हुए कहा, तो माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं कह सकती बेटी, मुझे अपना घर आबाद रखना है। अच्छी औरतें घर जोड़ कर रखती हैं, घर को तोड़ती नहीं हैं। तकरीबन आधा घंटा इसी तरह गुजर गया। मैं भाभी का इंतजार करती रही, लेकिन भाई ने दरवाजा नहीं खोला। मैं बेताब से बाहर निकली। खबरदार जो इस घटिया औरत के कमरे में गई, अब्बा ने मुझे टोकते हुए कहा था। अब्बा, अब भाभी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इस घर में सुकून नाम की कोई चीज कभी आ ही नहीं सकती। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मुझे भाभी की बहुत ज्यादा फिक्र थी। उस दिन भाभी ने सब घर वालों से छुप कर मुझे कहा कि तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं रात को तुम्हें मैसेज करूंगी, फिर तुम मेरे कमरे में आकर सारा तमाशा देख लेना। उस रात भाभी ने मुझे मैसेज किया तो मैं उनके कमरे में जाने लगी। दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से भाभी के रोने की आवाजें आ रही थी, मगर अब्बा ने देख लिया और उन्होंने डांट कर मुझे वापस भेज दिया। अगले रोज अब्बा के इधर उधर होने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। मैं भाभी से पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, वो रो क्यों रही थी, इतना ऊंचा ऊंचा चिल्ला क्यों रही थी, पर भाभी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैं ये देखकर मायूस हो गई थी। जैसे ही मैंने कमरे के साथ कान लगाकर सुना तो भाभी की हल्की हल्की सिसकने की आवाजें अब भी आ रही थी। मैंने भाभी के दरवाजे को बहुत बार बजाया, मगर आज उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इतने में घर के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब शातराना मुस्कुराहट थी। वो बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उसे अंदर ले आई। वो अम्मा से कहने लगी कि क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुम्हारी बहू के चीखने की आवाजें आ रही थी। गजब खुदा का, शादी को 4 दिन हुए नहीं और तुम लोगों ने ये तमाशे शुरू कर दिए हैं। अम्मा की ये बात सुनकर सर झुक गया था। अम्मा कहने लगी, ये मेरे शोहर का मामला है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। वो औरत मुंह पर हाथ रखकर बोली, ये तो तुम्हारे बेटे का मसला है बीबी, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अम्मा उसकी बात सुनकर वहां से उठ गई थी। मैंने देखा अम्मा जाकर अपने कमरे में रो रही थी। वो औरत वापस चली गई। मैं अम्मा को आकर समझाने लगी कि आपके रोने धोने से मामला ठीक नहीं हो जाएगा, और फिर आप मुझे भी तो नहीं बताती हैं कि असल मामला क्या है। बस बेटी, तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। ये कहकर अम्मा ने चादर ओढ़ ली और बिस्तर पर सो गई। अब मैं उन्हें क्या जगाती। इतने में भाभी के कमरे से आवाज आई। वो मुझे बुला रही थी। मैं उनके कमरे में गई तो कहने लगी कि मुझे एक कलम और कागज लाकर दो। मैंने जाकर उनको कलम और कागज लाकर दिया। भाभी बहुत परेशान लग रही थी। कमरे का दरवाजा उन्होंने फिर से बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आ गई थी। शाम तक भाई आया तो भाभी का चेहरा भी लटका हुआ था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, भाई, अम्मा और अब्बा को हुआ क्या है। लेकिन रात को एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि भैया के कमरे से चीखों की आवाज आने लगी। अब की बार भाभी नहीं बल्कि भैया रो रहे थे। मैं बाहर निकली तो भैया अपना सर पीट रहे थे। वो अब्बा के कमरे की तरफ भागे और कहने लगे, अब्बा, मेरी बीवी नौशीन मर गई है। अब्बा, नौशीन की हालत बहुत बुरी है, नौशीन को बचा लो। भाई की बात सुनकर अब्बा भी अपने कमरे से भागे भागे आए। भाभी कमरे में ऊंधे मुंह पड़ी हुई थी। मैंने देखा भाभी के मुंह से खून निकल रहा था। मैं ये देखकर बहुत रोई थी। भाई ने अब्बा से कहा कि वो अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं, पर अब्बा ने उन्हें इशारे से खामोश करवा दिया। अब्बा बोले कि बेटा, इसे बिल्कुल अस्पताल लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारी बीवी ने खुद कोई जहरीली चीज खाकर अपनी जान ले ली है। ये कहकर अब्बा ने उनकी आंखें बंद कर दी थी। भाभी बहुत खूबसूरत थी और शादी के तीसरे दिन वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं कभी भाभी की तरफ देखती
तो कभी अब्बा की तरफ। सभी परेशान खड़े थे, पर अब्बा के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। बेटा, उसके घर वालों को कॉल करो, वो आकर अपनी बेटी को ले जाएं। वैसे भी जवान लड़कियों को उनके ससुराल में नहीं दफनाया जाता। भाई ने भाभी के मेके वालों को कॉल की। आधे घंटे में वो लोग हमारे घर आ गए। उन्होंने आकर भाई को बहुत धमकियां दी। कहने लगे कि हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे। तुमने ही हमारी बेटी को जान से मारा है। यकीनन तुम नहीं चाहते होगे कि इतनी खूबसूरत बीवी के साथ बाकी की जिंदगी ये सुनते गुजार दूं कि हूर के पहलू में लंगूर बैठा है। भाई के सर पर बहुत सारे इल्जामात आ गए थे। भाभी के मेके वाले भाई पर यही इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने हमारी बेटी को जहर देकर मारा है। मगर अब्बा बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन लोगों ने हमें भाभी के कमरे से निकाल दिया। बोले कि हमें अपनी बेटी के कमरे की तलाशी लेनी है। हम सब बाहर आ गए। जब उन लोगों ने तलाशी ले ली और उन लोगों के हत्थे कुछ ना चढ़ा, तो भाभी के मेके वाले बहुत सारी बातें सुनाकर चले गए थे। भाई का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि भाभी क्यों रोती रहती थी, क्यों वो ये कहती थी कि मैं मर जाऊंगी। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। और अब्बा का भाभी से क्या ताल्लुक था। भाई के ससुराल वालों ने कहा कि हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि उसने अपनी जान खुद ली है या उसे मारा गया है। जो भी था, भाई को पुलिस ने थाने की तफ्तीश में शामिल कर लिया था। भाई को पुलिस घर से उठाकर ले गई थी। अम्मी बहुत रो रही थी। भाई थाने में था और हम उसकी कोई खबरगिरी नहीं कर सकते थे। उधर भाभी के कमरे को उनके घर वालों ने बंद कर दिया था। हमें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तभी हमारे घर में पुलिस की टीम आई। अब्बा ने भाभी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। मुझे तो वहां से जाने का कहा, लेकिन पुलिस वालों को ना जाने दिया। अब्बा क्या क्या दिखाते रहे। उसके बाद पुलिस वहां से चली गई। शाम तक भाई घर आ गए थे। भाई के घर आने के बाद मैंने देखा अब्बा खामोशी से बैठे भाई को कुछ समझा रहे थे। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि सोच लो, पर तुम्हें तो अपना बाप हमेशा ही गलत लगता था। अब्बा ये बातें कर रहे थे कि मैं भी वहां आ गई। खुदा के लिए बाबा, अब तो मुझे बता दे कि क्या बात थी। मैं थक गई हूँ ये पहेलियां बूझते बूझते। अब मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि मुझे घर के मामलात का पता ना हो या मैं मियाँ बीवी के ताल्लुक को ना समझ सकूं। अब्बा, मेरी भी शादी की उम्र है। मुझे इस घर के हर मसले को जानने का हक है। अच्छा, आओ बेटी, मैं तुम्हें भी सारी बात बताता हूँ, लेकिन वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, वरना खानदान वाले और मोहल्ले वाले लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। जो भी था, वो किसी की बेटी थी, किसी की इज्जत थी, इस दुनिया से चली गई, तो अब हमें उसका भरम रखना है। अब्बा ने ये कहकर मेरे सामने एक खत कर दिया। मैं जान गई थी कि ये वही कागज है जो मैंने पिछली रात भाभी को दिया था। भाभी ने ही मुझसे कागज कलम मांगा था। मैं जैसे ही भाभी का लिखा हुआ खत पढ़ती गई, मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे लिए वो खत पढ़ना मुश्किल हो रहा था। खत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आई थी कि भाभी मुझे उस रात अपने कमरे में रुकने का क्यों कह रही थी कि अगर तुम यहाँ नहीं रुकी तो मैं मर जाऊंगी। और वो बेचारी वाकई मर गई थी। पर अब्बा, इसके पीछे जिसका कसूर है, आपने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। मैंने अब्बा की तरफ देखा। अब्बा के चेहरे का रंग उड़ गया था। किसका कसूर है बेटी? क्या आपको नहीं मालूम अब्बा? इसके पीछे जो भी है, हमें सबके सामने लाना चाहिए। हाँ बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। ये तो पुलिस का काम है। हम शरीफ लोग हैं, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। मैं और अब्बा बातें कर ही रहे थे कि भाई फिर से कमरे में दाखिल हुआ। उसने अब्बा के कदमों में बैठकर अब्बा के पांव पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। अब्बा, मुझे माफ कर दें। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसी औरत है। जब उसने पहली रात को ही आप पर इल्जाम लगाया तो वो मुझे बहुत ज्यादा मजलूम लगी थी। उसने अपने आंसू बहा बहा कर मुझे ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारा बाप मुझे डराने के लिए कमरे में आया था। वो मेरे साथ कोई ताल्लुक कायम करना चाहता था। शादी से पहले भी तुम्हारे बाप की मुझ पर बुरी नजर थी। जब मैंने उसके साथ कोई बातचीत नहीं की तो वो मुझे धमकी देता था कि अगर तुम अपने शोहर के पास गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी मार डालूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती।
अब्बा उस दिन मुझे आपसे बहुत नफरत हुई थी। मैं पूरी रात अपने कमरे से बाहर बैठा रहा था, जबकि आप तो मेरी बीवी को मुबारकबाद देने के लिए कमरे में गए थे और उसने आप पर क्या इल्जाम लगा दिया। मैंने आपका दिया हुआ तोहफा भी जला दिया था। उसने मुझसे ऐसी बातें कही थी जिन पर यकीन ना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं तो उस पर यकीन कर बैठा था, लेकिन अब्बा उसने मरने से पहले सब सच बोल दिया था। उसने बता दिया कि जो उससे डरा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका साबका मंगेतर था, जिसके साथ वो एक बीवी की तरह रह रही थी। उस लड़के के पास मेरी बीवी की बहुत सारी गलत तस्वीरें मौजूद थी, जिन्हें उसने सही वक्त आने पर इस्तेमाल किया था। मेरी बीवी को डराया धमकाया कि अगर वो मेरे करीब गई तो वो उसे उन तस्वीरों के साथ बदनाम कर देगा। उसका मंगेतर शादी वाली रात ही ये तस्वीरें मेरी बीवी को दे गया था, और ये खत भी, जिसमें लिखा है कि तुम अपने ससुर पर इल्जाम लगाकर अपने शोहर से तलाक लोगी और मुझसे शादी करोगी, वरना वो ये तस्वीर सबको दिखाकर उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मेरी बीवी ने पहली रात ही आप पर इल्जाम लगा दिया। फिर आप उसे कमरे में समझाते भी रहे कि ये सब गलत है, तुम अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। मगर वो तो उल्टा रोने और चीखने लग जाती थी और मुझे लगता था कि मेरी बीवी सच्ची है। अब्बा मुझे माफ कर दें, तभी तो मैंने उस पर हाथ उठाया था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है मेरे हाथ उठाने पर उसने अपनी जान नहीं ली, बल्कि बदनामी के खौफ से अपनी जान ली है। आपने बहुत अच्छा किया जब पुलिस वालों को सारी बात सच सच बता दी और वो तस्वीर और खत भी दिखाया। तब पुलिस वालों ने मेरे भाई को छोड़ दिया था और भाभी के साबता मंगेतर को पकड़ लिया था। उसने बयान दिया था कि भाभी की मौत वाली रात उसने भाभी को घर से भागने की धमकी दी थी, मगर भाभी थक चुकी थी। वो जान गई थी कि उनका साबता मंगेतर पूरी जिंदगी उन्हें ब्लैकमेल करता रहेगा, इसलिए उन्होंने ये किस्सा खत्म करने के लिए अपनी जान ले ली। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। भाई के चेहरे पर अब कोई मलाल नहीं था। भाई अपनी बीवी से शर्मिंदा भी नहीं था। सच बात ये है, जो औरत वफा ना करे तो मर्द भी उसकी इज्जत नहीं करता। मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने इस उम्र में मेरे बाप को बदनामी से बचा लिया, वरना भाभी के मंगेतर ने तो हमें बदनाम करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। और जो कुछ भाभी ने अपने साथ किया था उस पर हम सब घर वालों को बहुत अफसोस हुआ था, मगर अब हम सब उनकी मगफिरत की दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे।